चलें शुरू कर लें जी करना। जामिन पेज नंबर 150। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने कंप्लीट कर ली? कंप्लीट हो गया सर? तो मसला तो नहीं रहेगा? जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने कर ली? आवाज आ रही मेरी इसमें? पेज नंबर 106 से क्यों निकलेगी? क्वेश्चन नंबर 7 भी मेरा ख्याल है रिवाइज करने को कहा था, पेज नंबर 106 पे। ये तो फाइनल हो गया होना। इस तरह करें, क्वेश्चन नंबर 8 पे होमवर्क लिखा, पेज नंबर 106 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 8 पे होमवर्क लिखे, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह रिक्वायरमेंट्स पढ़े। प्राइस वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस, मटेरियल के एंगल से बहस हो रही है। कौन से दो वेरिएंसेस नहीं मांगे हुए? हिम्मत हदी हिम्मत। मटेरियल के कौन से तीन में से कौन से दो नहीं मांगे हुए? तीन तो मांगे हुए, कौन से दो नहीं है? टोटल भी नहीं मांगा हुआ और यूजेज भी नहीं मांगा हुआ। आपने ये करना है कि क्वेश्चन नंबर 7 पहले सही तरह रिवाइज करना है और जो दो नहीं मांगे वो भी काइंडली बीच में शामिल करना है। तो तीन तो रिक्वायर्ड है, ऑब्वियसली एग्जाम में तो तीन ही करेंगे अगर तीन मांगे, लेकिन साथ टोटल भी और यूजेज भी कर लीजिएगा। मीन्स से पहले टोटल निकालिएगा, फिर क्या निकालेंगे? प्राइस के साथ क्या निकालेंगे? यूजेज का फिर ब्रेकअप करेंगे आप, मिक्स और डील। तो कोशिश कीजिएगा इसमें, शायद देखता हूँ मैं जरा कितना मसला भी आता है, फिर कल डिस्कस करना है इस तरह। ठीक है? ठीक है सर। फिलहाल पेज नंबर 108 पे एक एग्जांपल हेडिंग लिखी हुई पेज नंबर 108 पे। इस एग्जांपल पे आता है। वंस अगेन सदी गेम ऑन होगी, है फुल इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड है। एक नई बहस बीच में और शामिल होने लगी है। हाईएस्ट कंसंट्रेशन लेवल रिक्वायर्ड है कॉस्ट की हर क्लास में। रेडी है सर? कैलकुलेटर जरा निकालने, रजिस्टर खोलने, गेम ऑन करना। पेज नंबर बता दें यार, पेज नंबर 108 रिपीट कर दें यार। स्टार्ट रीडिंग एग्जांपल सर। बेहतर ये है कि एक भाई मेरे पास आ जाए, दरमियान वाला भाई आ जाए, आ जाए, आ जाए। ये आपको ही फंसाते हैं, ये दोनों लगे आपस में होते हैं, आप दरमियान में फंसे होते हैं। आ जाए, एक चेयर का गैप होना चाहिए। आ जाए मेरे पास, अब मेरे पास ही बैठा है, नहीं इधर जगह। आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए प्लीज। एग्जांपल से स्टार्ट होगी। कंपनी मेक्स, फर्स्ट लाइन से पढ़ो। कंपनी मेक्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 150, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हेडिंग है, उसको अंडरलाइन करना। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स होती है? क्या अगर ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे तो मटेरियल ज्यादा लगेगा? क्या लेबर की कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगी? हम बाय डिफॉल्ट ये अज्यूम करते हैं हमेशा कि लेबर पर यूनिट या पर आवर बेसिस पे पे हो रही है। अगर एम्प्लॉयज परमानेंट रखे हो आपने, फिर ये फिक्स सैलरी भी हो सकती है, लेकिन बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर हमेशा वेरिएबल कॉस्ट ही की एग्जांपल है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स में होपफुली आपको याद होगा कि वेरिएबल और फिक्स दोनों मिक्स होते हैं। तो एग्जांपल बताएंगे वेरिएबल ओवरहेड्स की। ओवरहेड्स में वेरिएबल की इलेक्ट्रिसिटी बिल है, फ्यूल चार्जेस है, रिपेयर मेंटेनेंस शायद वेरिएबल होती है। तो फिक्स की एग्जांपल रेंट है, इंश्योरेंस है। मतलब ओवरहेड्स के अंदर तो वेरिएबल और फिक्स दोनों है, लेकिन मटेरियल और लेबर बाय डिफॉल्ट
प्योरली वेरिएबल कॉस्ट ही होगी। उसने किया ये है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का डाटा जरा अलग आपको दे दिए, किस किस तरह से, मटेरियल पर यूनिट इज, लेबर पर यूनिट इज, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट इज, देयरफॉर 70 इज टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट गुड्स को बनाने का खर्चा है, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स। नेक्स्ट कहता है वेरी फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, उसका टोटल बता दिया। मंथली वर्किंग है तो 1,10,000 पर मंथ। वेरिएबल एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 5 पर यूनिट सोल्ड। एडमिन सेलिंग में वेरिएबल और फिक्स हो सकता है। एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस, अगर कमीशन हो, गुड्स का कमीशन, तो जितने ज्यादा यूनिट्स बिकेंगे या बनाएंगे, कमीशन सेल के साथ होता है, तो जितने ज्यादा यूनिट्स बिकेंगे अकॉर्डिंगली उतना ही कमीशन हो जाएगा। फिर अगर डिलीवरी चार्जेस हो तो वो भी वेरी करेंगे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के साथ। फिक्स भी हो सकते हैं, अगर कोई परमानेंट एम्प्लॉइज है हेड ऑफिस में या सेलिंग डिपार्टमेंट में तो उसकी फिक्स सैलरी है। अगर वो भी रेंट पे है तो ऑफिस स्पेस का रेंट भी फिक्स हो सकता है। तो जिस तरह प्रोडक्शन में वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट हो सकती है, इसी तरह एडमिन सेलिंग में भी वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट हो सकती है। तो व्हाट आर एग्जांपल ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस अगर वेरिएबल है? कमीशन है, डिलीवरी चार्जेस मैंने अभी तो बताया। फिक्स की कोई एग्जांपल? परमानेंट एम्प्लॉइज की सैलरी है। क्या सेलिंग डिपार्टमेंट की स्पेस भी रेंट पे हो सकती है? हेड ऑफिस रेंट पे है तो एडमिन एक्सपेंसेस भी फिक्स हो सकते हैं। तो वेरिएबल एडमिन और सेलिंग कितने दिए हैं? 5 पर यूनिट सोल्ड, और फिक्स्ड एडमिन सेलिंग दिए हुए 20,000 पर मंथ। फिर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है 2,000, सोल्ड है 1,500। नेक्स्ट लाइन में कहता है अज्यूम देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक ऑफ द गुड्स रिक्वायर्ड। आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनानी है, उसके आगे भी ना पढ़े वो मैं बताता हूँ क्या लिखा हुआ। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस आपने बनाना एक मंथ के एंगल से। ओपनिंग फिनिश गुड्स कितनी है, ओपनिंग फिनिश गुड्स कितनी है, बनाई कितनी है, बिकी कितनी है, क्लोजिंग भी नहीं है। ओपनिंग कितना है, कितना बनी है गुड्स, कितनी बिकी है, तो क्लोजिंग तो 5 होगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स में जो वर्ड लिखे होंगे इग्नोर कर दें, रजिस्टर करना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनवाना। कंपनी नेम मेरे ख्याल नहीं, चलिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द मंथ, ये ऑनलाइन स्टेटमेंट साथ है ना। यकीनन पढ़ते हुए आपको डाटा ये बड़ा मासूम सा लगेगा, लेकिन करनी एक एक बात मेरे साथ ही सुननी है और साथ साथ ही फिगर सीखिएगा। रेडी है सर? सबसे पहले क्या आता है सर? सेल्स। डाटा देखें कैसे, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस सोल्ड 1,500 multiplied by sale price per unit is equal to 2,25,000। कैलकुलेटर प्लीज आसपास रखिएगा। 2,25,000। जी सेल में से क्या लेस होता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का स्टार्ट कहाँ से होता है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लग रहा है या ट्रेडिंग? वजह चीजें बना के बेची जा रही हैं, देयरफॉर ओपनिंग स्टॉक फिर किसका होता अगर होना था? कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग स्टॉक किसका होगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होना ना, लिख के डैश लगाइएगा। है नहीं, क्वेश्चन में बताया हुआ है नहीं, होता नहीं है, नहीं है नहीं। प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये परचेजेस, बना के बेचेंगे या खरीद के बेच रहे हैं? क्या वर्ड्स आएंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड।
कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड थोड़ी सी जहन में लाएं। सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आता है। क्या रॉ मटेरियल के भी ओपनिंग क्लोजिंग हो सकते हैं? लेकिन डाटा देखें, शायद उसकी बहस नहीं है। सीधा ही डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, बोर्ड पे देखें एक मिनट जरा। डायरेक्ट मटेरियल, अब डेफिनेटली ये अलग वर्किंग भी हो सकती है, एक स्टेटमेंट अलग बनाई जा सकती है, बिकॉज शायद सिंपल है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। डायरेक्ट मटेरियल की वर्किंग कैसे करूँ, जरा डाटा देखें। 35 रुपए पर यूनिट दिए हुए, मल्टीप्लाई किससे करूं? जो बनाए हैं या जो बिके हैं? बोले फिगर्स कैसे लिखो? क्या 2000 यूनिट्स पे मटेरियल लगा होगा या 1500 यूनिट से बेचे उस पर लगा होगा? लगा प्रोडक्शन पे होगा, डेफिनेटली कुछ नहीं बने नहीं बिके तो वो क्लोजिंग स्टॉक के तौर पे आएगा। प्रोडक्शन कॉस्ट विल बी इंकर्ड ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। आंसर डायरेक्ट लेबर, टू 2000 मल्टीप्लाइड बाय 25, 50,000। वेरिएबल ओवरहेड्स 2000 multiplied by 10, 20,000। बस यहाँ तक इकट्ठे होने तो आगे ना जाए। एनी कंफ्यूजन? क्या कर रहा हूँ? प्रोडक्शन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय मटेरियल लेबर ओवरहेड्स रिस्पेक्टिवली। आगे बोले, आगे कुछ आना? वेरिएबल तो लिखनी है, फिक्स भी आना है, पर असल में फैक्ट्री ओवरहेड्स आना है ना। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में वेरिएबल भी होते हैं, फिक्स भी होते हैं। फिक्स की अमाउंट बता दें, फिक्स की सीधी अमाउंट दी हुई है, मंथली वर्किंग है, 110 पर मंथ दिया हुआ, टोटल दिगवन है। लेकिन क्या इस टोटल से ब्रैकेट भी बन सकती है? ब्रैकेट बन सकती है सर। 1,10,000 रुपया कितने यूनिट्स की फिक्स कॉस्ट है? तो पर यूनिट कैसे कैलकुलेट हो सकता है? लिखें कहीं, लिखें लिखें। 1,10,000 डिवाइड बाय 2,000 इज इक्वल टू 55। 55 की वर्किंग भी लिख लें और ब्रैकेट में फिगर सॉल्व कर लें। डेफिनेटली फिगर टोटल अवेलेबल है, लेकिन अगर चाहें तो पर यूनिट बना सकते हैं। ओके सर, अब क्या करें? कुछ कर लें सर, कुछ प्लीज कर लें। इसका सम करें सर, पहले सम तो कर लें। किस 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 का सम करके क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर तो निकालना है। वैसे ये फिगर जो है बताया आंसर के टोटल तो कर लें। 2,50,000 वैसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स मिला के, लेकिन वर्क इन प्रोसेसेस की बहस ना होने की वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हो गई है। याद आता है? मटेरियल लेबर ओवरहेड्स इज इक्वल टू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस ओपनिंग। क्या ओपनिंग? वर्क इन प्रोसेस माइनस क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। लेकिन अगर ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है तो क्या ही क्या है, क्या ही क्या है? कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। बढ़े आगे, अब बताएं क्या चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के कितने यूनिट्स बचे हैं? वो कैसे? 2,000 बनाए हैं, 1,500 बिके हैं, 500 बचे हैं, 500 यूनिट्स की अब कॉस्ट चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, FIFO लगाऊं या वेटेड एवरेज? FIFO या वेटेड एवरेज? ओपनिंग ही नहीं है, क्या 2,000 में इसी बचे होंगे? 2,000 को बनाने की टोटल कॉस्ट क्या आई है? 2,50,000 डिवाइड बाय 2,000 करके पर यूनिट आ जाएगा।
और मल्टीप्लाइड बाय 500 करके क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट आ जाएगी। FIFO वेटेड एवरेज सोचने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी हमें, ओपनिंग नहीं है, प्रोडक्शन में से ही बचे होंगे, तो प्रोडक्शन से रेट निकाल लें और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ स्टॉक मल्टीप्लाई कर लें। आंसर बता दें, 62,500। क्या नाम है इसका, क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट आ गई। एनी कंफ्यूजन इन द वर्किंग। अब क्या आ जाएगा, ओपनिंग है नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में से 62,500 माइनस करें, क्या आंसर आ रहा है, 187,500 क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स को सेल्स के नीचे लिख दें। ठीक है सर, 187,500 आ गया सर। कैसे आई ये फिगर, कैसे आई सर, तो 50,000 ओपनिंग अगर होता तो ओपनिंग प्लस टू 50,000 माइनस 62,500 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। सॉल्व करवा दें, 37,500 ग्रॉस प्रॉफिट से गेम आगे बढ़ाएं। अदर इनकम ढूंढें, होती नहीं है नहीं। आगे क्या है, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस हैं, वेरिएबल और फिक्स हैं, अलग-अलग गिवन, आप भी अलग-अलग सॉल्व कर लें, बाकी डेफिनेटली इकट्ठा भी किया जा सकता है। वेरिएबल की वर्किंग करवा दें, वेरिएबल सेलिंग एडमिन की 5 पर यूनिट सोल्ड दिया हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड ढूंढे, 1500 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है प्लीज, ये 5 को मैंने 2000 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के एंगल से। क्या आंसर आया, क्या आंसर आया सर, 17,000, 7,500 फिक्स ढूंढे, फिक्स सेलिंग एडमिन 20,000। नहीं समझ आ रहा, ग्रॉस प्रॉफिट में से खर्चे माइनस करें, फाइनेंशियल चार्जेस ऑब्वियसली होते हैं तो वो भी माइनस होते हैं, नेट प्रॉफिट तक आएंगे। 10,000। ये कंप्लीट कर लेंगे, करनी ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी कोई कंफ्यूजन मेरी किसी बात में रह गई। एनी क्वेश्चन एनीवेयर, चलिए सर कैलकुलेटर आसपास रखिएगा, बल्कि हाथ में रखें, और ये जो हमने स्टेटमेंट बनाई है इसका जरा एनालिसिस शुरू करें। यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट हुई हुई, वहां जरा अपने रजिस्टर में अपने पास सामने रख लें। आपकी फुल कंसंट्रेशन अब यहाँ चाहिए। हमने इस पीरियड में जो 2000 यूनिट्स बनाए, उनको बनाने की टोटल कॉस्ट आई है 2,50,000। हमने 2000 में से 1500 यूनिट्स बेच दिए हैं और 500 यूनिट स्टॉक में रह गए हैं। इस पीरियड में हमारी प्रोडक्शन पे टोटल कॉस्ट आई है 2,50,000। 500 जो यूनिट्स बच गए हैं उनकी कॉस्ट बनती है 62,500। आपने उसको अपनी इस वर्किंग में इसलिए यहां से माइनस कर दिया है क्योंकि
ये जो 500 यूनिट्स बच गए हैं ये तो आपका एसेट है और 500 यूनिट्स की कॉस्ट देयरफॉर फिलहाल एक्सपेंसेस में नहीं होनी चाहिए। फिलहाल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ध्यान में लाएं, करंट एसेट्स में स्टॉक के सामने 62,500 होना चाहिए। हमने पूरा इस वर्किंग में 2.5 लाख लिख लिया है तो इस पीरियड का खर्चा है, लेकिन यूनिट सिर्फ बिके हैं 2000 में से 1500। तो जब 500 यूनिट्स नहीं बिके हैं उनकी कॉस्ट को हमने प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस करके बैलेंस शीट में एज एन एसेट लिखना है। यकीनन माइनस करने की दूसरी वजह यह है कि जो यूनिट्स बिके हैं उनकी कॉस्ट भी आ जाए। एक वजह माइनस करने की क्या है कि ये 62,500 एक्सपेंस नहीं है, फिलहाल ये 500 यूनिट्स नहीं बिके हैं, ये 500 यूनिट्स तो हमारा एसेट है अभी एट द एंड, एसेट है एक्सपेंस है। लेकिन कितने यूनिट्स बेच दिए हैं, जो यूनिट्स बेच दिए हैं उनकी कॉस्ट को उन यूनिट्स की सेल से कंपेयर होके ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होना चाहिए। आपने कितने यूनिट्स की सेल लिखी है, कितने यूनिट्स की सेल लिखी है, तो क्या सेल के नीचे 2000 यूनिट्स की कॉस्ट आनी चाहिए, 1000 यूनिट्स की आनी चाहिए, सिर्फ कितने यूनिट्स की आनी चाहिए, जितने बेचे हैं उन्हीं की कॉस्ट का नाम कॉस्ट ऑफ सेल है और सेल में से लेस होके तभी सही ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ये मिस मैचिंग नहीं होनी चाहिए कि 1500 यूनिट्स की सेल हो और नीचे फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स की कॉस्ट आ रही हो, 2000 यूनिट्स की कॉस्ट आ रही हो। कितने यूनिट्स की कॉस्ट आनी चाहिए, जितने यूनिट्स बिके हैं उतने यूनिट्स की कॉस्ट आनी चाहिए। लेकिन जब हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट की तो उस वक्त 2000 यूनिट्स की कॉस्ट कैलकुलेट हुई, बने 2000 ही हैं, 2.5 लाख का खर्चा हुआ है, लेकिन उस 2.5 लाख के खर्चे में से 62,500 का खर्चा फिलहाल हमारा एसेट है, जो रिमेनिंग एक्सपेंस है रिलेटेड टू द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड वो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल है। कैलकुलेटर उठाएं। आपने मुझे कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक की वर्किंग कैसे करवाई है जरा बोर्ड पे देखें, कैसे करवाई है, कैसे करवाई है। दोबारा 2.5 लाख लिखें, डिवाइड बाय 2000 करें। अगर इसी को 2,50,000 डिवाइड बाय 2000 मल्टीप्लाइड बाय 500 की बजाय आप 1500 कर दें तो जरा एक मिनट सॉल्व करें, आंसर क्या आता है। 500 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया था, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आई थी, और अगर 1500 से मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड की कॉस्ट भी आ सकती है। ठीक है सर। असल में स्टोरी ये है कि ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट इज सम ऑफ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स। प्रोडक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट तब होती है जब रिलेटेड प्रोडक्ट्स मींस यूनिट्स सेल होते हैं। 2.5 लाख की प्रोडक्शन कॉस्ट इंकर तो हुई है, लेकिन सारे के सारे यूनिट्स सेल नहीं हुए हैं। कितने यूनिट सेल हुए हैं, तो 1500 की कॉस्ट तो एक्सपेंस आउट हो गई है, 500 यूनिट्स बन तो गए हैं लेकिन उनकी कॉस्ट अभी एक्सपेंस आउट नहीं हुई, वो फिलहाल एसेट है। इन 500 यूनिट्स की कॉस्ट एक्सपेंस आउट तब होगी जब ये 500 यूनिट्स नेक्स्ट पीरियड्स में सेल होंगे। एक्सपेंस आउट मैं किन फिगर को कह रहा हूं इस पीरियड के एंगल से, 2.5 लाख एक्सपेंस आउट हुआ है या 187,500 एक्सपेंस आउट हुआ है। प्रोडक्शन कॉस्ट इंकर कितनी हुई है, 2.5 लाख, लेकिन 2.5 लाख एज इट इज एक्सपेंस आउट नहीं हुआ है। प्रॉफिट किन फिगर्स की बेस पे आया है, क्या सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल मींस कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस का नाम है या प्रोडक्शन कॉस्ट एक्सपेंस का नाम है। खर्चा इंकर कितना हुआ है, 2,50,000, लेकिन सेल में से लेस कितना हुआ है। ये क्या वजह है, ये क्या वजह है, सारे यूनिट्स बिके ही नहीं है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट तब एक्सपेंस आउट होती है जब रिलेटेड प्रोडक्ट सेल होती हैं। 2000 में से 1500 यूनिट क्योंकि सेल हो गए,
इसलिए 1500 यूनिट की सेल की कॉस्ट तो एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गई है। 62,500 कब एक्सपेंस आउट होगी? जब कभी ये यूनिट्स बिकेंगे या बिक गए हैं, फ्यूचर में बिकेंगे। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर फॉर एग्जांपल ध्यान में लाएं, अगर ये नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में 500 यूनिट्स बिक गए तो क्या फिर ये 62,500 एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? गौर से सुनना है, ज़हन में नेक्स्ट ईयर बनाना है जरा। जस्ट अ मिनट, जस्ट लेट्स अज्यूम नेक्स्ट ईयर में सिर्फ यही 500 यूनिट्स हैं जो सेल हुए हैं। नेक्स्ट ईयर की प्रोडक्शन एक सेकंड ज़हन से निकालना है। अगर ये 500 यूनिट्स बिक गए नेक्स्ट ईयर तो सेल में 500 यूनिट्स की सेल आ रही होगी, जो भी सेल प्राइस होगी नेक्स्ट ईयर में। देन कॉस्ट ऑफ सेल्स में है, क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स में नेक्स्ट ईयर कोई ओपनिंग स्टॉक होगा? ओपनिंग स्टॉक होगा। क्या यही क्लोजिंग स्टॉक 62,500 नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बनना है सर? तो 62,500 ओपनिंग स्टॉक होगा। अगर प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल एक सेकंड इग्नोर कर देना बात समझने के लिए, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अगर नहीं है तो क्लोजिंग भी क्यों नहीं होगा? सारे बिक गए हैं, तो ओपनिंग जितनी अमाउंट होगी वो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ सेल बन जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल ये यूनिट्स अगले साल भी ना बिके तो ओपनिंग स्टॉक दोबारा क्लोजिंग बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल जीरो क्यों होगी? हिम्मत हिम्मत हिम्मत, ना सेल होगी ना कॉस्ट ऑफ सेल होगी। फिर फॉर एग्जांपल अगर ये थर्ड ईयर बिके तो तब सेल भी होगी और कॉस्ट ऑफ सेल भी होगी। तो प्रोडक्शन कॉस्ट उस पीरियड में जरूरी नहीं है कि एक्सपेंस आउट हो जाए जिस पीरियड में इंकर हुई है। हो सकता है कुछ यूनिट्स बिक गए हों और जो बिक गए होंगे उनकी कॉस्ट एक्सपेंस आउट हो गई होगी, और जो रिमेनिंग यूनिट्स रह गए होंगे उनकी जो कॉस्ट इंकर हुई है वो तब एक्सपेंस रिकॉर्ड होगी जब वो यूनिट सेल होते हैं। तो प्रोडक्शन कॉस्ट is recognized as an expense when the related products are sold. How much related products have been sold in this year? 1500, उनकी कॉस्ट एक्सपेंस आउट हो गई है। How much are not yet sold? तो उनकी कॉस्ट फिलहाल एसेट है। ये 62,500 कब एक्सपेंस होगा? जब ये 500 यूनिट्स फ्यूचर में सेल हो। मैं बहुत कुछ इस वक्त बोली जा रहा हूँ, बोली जा रहा हूँ और बोली ही चला जाऊंगा। जहां जहां मुझे कुछ आपको लिखवाना है इंशाल्लाह मैं खुद लिखवाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट ये है, कंसंट्रेशन फुल काइंडली रखिएगा। यहाँ तक मैं अगर अपने शॉर्ट वर्ड्स में बहुत कुछ बोलने को समराइज करूं तो मैंने शायद सिर्फ ये कहा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट is recognized as an expense when the related products means units are sold. अगर फर्ज करें ये 2000 के 2000 यूनिट्स इस पीरियड में सेल हो जाते तो क्या पूरी प्रोडक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट हो जाती? क्लोजिंग स्टॉक कितना होता? जीरो होता। सारा खर्चा हुआ, सारे यूनिट्स बिके, सारी कॉस्ट ऑफ सेल में आ जानी थी। फिर अब आ रही जरा ग्रॉस प्रॉफिट से थोड़ा सा नीचे, जरा अपनी स्टेटमेंट देखो। क्या ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे भी कोई खर्चा है? किस नाम से है? क्या ये सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस भी प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा है? क्या ये भी प्रोडक्ट्स को बनाने का खर्चा है? या तो ये बिजनेस की एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, देयरफॉर एडमिन एक्सपेंस है, और या ये अगर ये सेलिंग है तो चीजों को बेचने का खर्चा है। बनाने का खर्चा आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर होता है। देखें देखें गौर से, देखें गौर से। क्या बनाने का खर्चा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में पूरा हो गया है? क्या गुड्स को बनाने में मटेरियल लेबर ओवरहेड्स लगते हैं? क्या आपने लिख लिए हैं? लेकिन बिजनेस में नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस भी होते हैं। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस? सेलिंग, एडमिन, फाइनेंशियल चार्जेस। ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस को हम क्लासिफाई करते हैं। तो ये जो इनकम स्टेटमेंट आपने बनाई हुई है इसमें कॉस्ट को दो मेन हेडिंग्स में सेग्रीगेट किया हुआ है। प्रोडक्शन कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर है और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे प्रेजेंट हुई होती है। प्रोडक्शन कॉस्ट अगर कभी मैं आपके सामने वर्ड बोलूं तो आपके जहन में क्या क्या घूमना चाहिए? प्लीज, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, और डेफिनेटली ओवरहेड्स में वेरिएबल और फिक्स दोनों है। और मैं नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस अगर बोलूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट एडमिन, सेलिंग, फाइनेंशियल चार्जेस एक्सेट्रा। अदर देन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस ग्रॉस प्रॉफिट से जो नीचे लिखे हैं हमने वो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। यहाँ तक डन है प्लीज? So this in this statement costs are segregated into production cost and non-production cost.
प्रोडक्शन कॉस्ट तब एक्सपेंस होती है, तब एक्सपेंस आउट होती है जब प्रोडक्ट सेल होती है। लेकिन काइंडली जरा एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस को देखें जरा, क्या ये एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस सारे जिस पीरियड के हैं उसी पीरियड में प्रॉफिट की कैलकुलेशन में आके एक्सपेंस आउट हो गए हैं? क्या हमने इस पीरियड के जितने सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस होंगे वो इस वर्किंग में ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे लिख लिए होंगे? क्या कुछ ऐसे तो नहीं इस पीरियड में रह गए होंगे जो हम अगले साल जाके लिखेंगे? पिछले साल के इस साल तो नहीं लिखे होंगे हमने? अगर यही बात करनी थी तो 2.5 लाख भी तो एक्सपेंस और द ईयर ही होता है। अभी इसी कॉन्फिडेंस को तो खत्म करना है और इसी बात को सही करना है। क्या वो एक्सपेंस फॉर द ईयर नहीं होता? वो भी तो एक्सपेंस फॉर द ईयर, बट इज द एक्सपेंस फॉर द ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2.5 लाख। क्या 2.5 लाख इंकर हुआ है ये 187,500? इंकर 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 खर्चा 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 2.5 लाख हुआ। एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड हुआ? बाकी एक्सपेंस क्यों नहीं रिकॉर्ड हुआ? उसका फ्यूचर बेनिफिट आना है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट हो सकता है इंकर ज्यादा हुई हो और एक्सपेंस कम रिकॉर्ड हुई हो। प्रोडक्शन कॉस्ट तब एक्सपेंस आउट होती है जब प्रोडक्ट बिकती है। फर्ज करें 2.5 लाख का खर्चा होता है, एक यूनिट भी ना बिकता, एक भी यूनिट ना बिकता, एक भी यूनिट ना बिकता, एक भी यूनिट ना बिकता। सेल कितनी होती? सेल कितनी होती? सेल क्यों ना होती? सोच के बताएं कॉस्ट ऑफ सेल कितनी होती? 2.5 लाख के नीचे ब्रैकेट में दोबारा 2.5 लाख क्यों आ जाता? क्या सारा का सारा स्टॉक है सर? क्या सारा 2.5 लाख फिलहाल एसेट है सर? कब एक्सपेंस आउट होता? जब सेल होती। तो इंकर होना और एक्सपेंस आउट होना डिफरेंट चीज होगी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है। लेकिन नीचे सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस क्या जिस पीरियड से रिलेटेड है सारे उसी पीरियड में एक्सपेंस आउट हो रहे हैं। वापस ऊपर 62,500 62,500, क्या 62,500 इंकर इस पीरियड में हुआ है? सर इंकर इस पीरियड में हुआ है, ये एक्सपेंस कब रिकॉर्ड होगा? नहीं, कब कब होगा? कब होगा? जब ये 500 यूनिट्स बिकेंगे। तो प्रोडक्शन कॉस्ट तब एक्सपेंस आउट होगी जब यूनिट्स बिकेंगे। लेकिन जो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है वो जिस पीरियड की होती है वो उसी पीरियड में एक्सपेंस आउट हो जाती है। इंकर होना और चीज है, एक्सपेंस आउट होना और चीज है। प्रोडक्शन कॉस्ट 2.5 लाख इंकर हुई है, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट 7500 कैलकुलेटर 7500 प्लस 20,000 टोटल हो गया 27,500। कर ले तसल्ली से कर ले। व्हाट इज द टोटल ऑफ नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट इस पीरियड की? यही है। क्या नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट जिस पीरियड में इंकर हो उसी पीरियड में एक्सपेंस आउट हो जाती है? लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट जिस पीरियड में प्रोडक्ट सेल होती है उस पीरियड में एक्सपेंस आउट होती है। असल में कॉस्ट की दो क्लासिफिकेशंस हैं। एक होती है प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। एक होती है नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस। तो एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस जिस पीरियड में इंकर होते हैं उसी पीरियड में एक्सपेंस आउट हो जाते हैं, देयरफॉर एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस को पीरियड कॉस्ट भी बोलते हैं। क्या मतलब पीरियड कॉस्ट? जिस पीरियड का खर्चा उसी पीरियड में। किसको बोलते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट को या नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को? नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट क्यों बोलते हैं? लेकिन प्रोडक्ट कॉस्ट जो होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है, ये जिस पीरियड में इंकर हो जरूरी नहीं है कि उसी पीरियड में सारी एक्सपेंस आउट हो जाए। अब आए यहाँ लुक के जरा दो तीन बातें मैं इनको इकट्ठा करूंगा। हाँ, इसके स्टेटमेंट के नीचे दो तीन अपने पैराग्राफ्स लिख लें। इन दिस स्टेटमेंट in the statement of profit and loss, costs are classified according to the production cost and non-production cost.
पहली बात तो ये जरा दोबारा फाइनल करना है, कोई मेरी इस बात में यहाँ तक कंफ्यूजन? कहाँ है प्रोडक्शन कॉस्ट? नहीं मतलब क्या किन नामों से है प्रोडक्शन कॉस्ट? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। कहाँ है नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट? ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे किन नामों से है? और कौन सा नाम भी हो सकता था जो शायद यहाँ नहीं है? फाइनेंशियल चार्जेस। अगर कोई टैक्स एक्सपेंस हो तो वो भी बाद में है। नॉन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से सिर्फ लिंक किसका है? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स। नेक्स्ट लाइन, प्रोडक्शन कॉस्ट is recognized as an expense in the period in which the product, बार-बार बोल रहा हूँ, product assembly means unit in which the product is sold. Is it possible कि प्रोडक्शन कॉस्ट इनकर किसी और पीरियड में हुई हो और एक्सपेंस आउट किसी और पीरियड में हो? Recognize as an expense in the period in which it is incurred या in the period in which related product is sold? ठीक है, दोबारा देख लें कितनी कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गई है प्रोडक्शन कॉस्ट में से? 187,500 नहीं प्रोडक्शन कॉस्ट में से। और कितनी ऐसी है जो भी होनी है? वो कब होनी है? जब वो 500 यूनिट्स बिकेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट also called as period cost is recognized as an expense when they are recognized as an expense in sorry इस तरह से लिखना, recognized as an expense in the period in which they are incurred. Non-production cost, also called as period cost, is recognized as an expense in the period in which they are incurred. तो फर्क है या बस एक ही बात चली जा रही है? क्या फर्क है सर? $62,500 दोबारा ढूंढे। 62,500 का खर्चा इसी पीरियड में हुआ, लेकिन क्या ये एक्सपेंस आउट हो गया? क्या ये नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड होगा? कैरी फॉरवर्ड होगा? क्या ये क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बनना? क्लोजिंग ओपनिंग बनना सर, नेक्स्ट पीरियड में ओपनिंग बनना। और फिर अगर ये बिक गया नेक्स्ट पीरियड में तो फिर ये ओपनिंग स्टॉक जाके फाइनली कॉस्ट ऑफ सेल बनेगा। कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस का नाम है या प्रोडक्शन कॉस्ट फाइनली एक्सपेंस का नाम है? लेकिन इनिशियली कॉस्ट एक्यूमुलेट हो रही है प्रोडक्शन कॉस्ट के नाम से, लेकिन उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स जितनी बन रही है वो अमाउंट फिर प्रॉफिट की कैलकुलेशन में आ रही है। सेल में से प्रोडक्शन कॉस्ट लेस नहीं किया आपने, सेल में से क्या लेस किए? तो सेल में से लेस कॉस्ट ऑफ सेल करते हैं ताकि जो नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड हो उनकी बेस पे ग्रॉस प्रॉफिट आ सके। क्या यूनिट्स को बनाने से प्रॉफिट होता है या उनको बेचने से? डेफिनेटली इसका ये मतलब नहीं कि बनाने नहीं है, लेकिन अगर बना ली और बेचा कोई नहीं, बना लिया है बेचा नहीं है तो सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल नहीं होगी। बनाने के बाद क्या करना भी जरूरी है, तो बेचने से प्रॉफिट होगा। सोच लें, तसल्ली से सोच लें, एक नजर पढ़ लें इंडिविजुअली, कोई मेरी बात में यहाँ तक कंफ्यूजन? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज।
एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? एक नजर पढ़ लिया करें प्लीज यार। चले आगे फिर, आगे चले सर। अब सर ये सारी बातें आज मैंने आपके सामने इसलिए रखी हैं कि हम इन बातों की बेस पे एक नया कॉन्सेप्ट बीच में शामिल कर सके। मैंने आपके सामने जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाई है, आई होप कि अगर आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को दोबारा देखें तो ये आपने आज कोई नई चीज नहीं बनाई। कि आपको पता है सेल के नीचे कॉस्ट ऑफ सेल आती है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है, अदर इनकम आती है, सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस आते हैं, आपको पता है। आपको ये पता चला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी एक अपनी जगह है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस इसी तरह बनाते हैं। हाँ, ज्यादातर हम यूज टू है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जरा ट्रेडिंग बिजनेस है, इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की जगह परचेजेस होती हैं। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मींस एक बिजनेस अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो परचेजेस की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हो जाएगा। तो ये बात कोई नई आपके लिए नहीं है। मैंने ये बात इस वक्त आपके सामने इसलिए रखी है क्योंकि हमने जरा कॉस्ट अकाउंटिंग के एंगल से एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का नया फॉर्मेट आज डिस्कस करना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाने का यही एक तरीका है। मैं जो अगली बातें अब करने लगा हूं ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड नहीं है, ये सारी बहस कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड। कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाने का एक तरीका तो वही है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को बनाने का एक और तरीका भी है। किसको बनाने के कितने तरीके डिस्कस करने लगा हूं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को बनाने के दो तरीकों में से एक हो गया है, दूसरा इंशाल्लाह भी आपके सामने डिस्कस करने लगा हूं। ना मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात कर रहा हूं, ना मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं। मैं कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने पे अपना फुल फोकस रखना चाहता हूं। एक फॉर्मेट जो आपने बना लिया है ये एज इट इज कॉस्ट अकाउंटिंग में भी यूज होता है, लेकिन एक ऑल्टरनेट सिस्टम, एक ऑल्टरनेट प्रेजेंटेशन का तरीका भी है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंसेस लिखने का। यहां तक सब अब फोकस्ड हैं कि मेरी बहस सिर्फ किस पे है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस पे है, और कॉस्ट अकाउंटिंग में ये दूसरी स्टेटमेंट बनती है। इस दूसरी स्टेटमेंट का फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कोई काम, कोई लेना देना नहीं। अब मैंने जो आपके सामने कुछ बातें करनी है, ये बातें आपके लिए फर्स्ट टाइम है, नई चीजें हैं। जब भी कभी कोई नई चीज सुने तो आप लोगों के साथ उठ बैठ के, मैंने जिंदगी में कुछ चीजें ये सीखी हैं कि जब भी कोई नई चीज इंसान जिंदगी में सुने तो उसे ठंडे दिल से, गौर से सुने। अगर गलत हो तो हरगिज कबूल ना करें, लेकिन अगर वो सही हो और नहीं हो तो उसे कबूल करने में कोई हर्ज नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, जो आपके सामने बात रखना चाहता हूँ ये है कि ये बात जो आपके सामने मैं रखूंगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग में दूसरा भी एक फॉर्मेट है, ये हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के बुजुर्गों ने बताया है। जब भी बुजुर्ग बीच में आ जाए तो फिर जरा ज्यादा ठंडे दिल से बात इसलिए सुननी चाहिए कि उनका जरा जिंदगी में एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। इवन अगर बुजुर्गों की बात भी गलत हो तो हरगिज कबूल नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर बुजुर्गों से इख्तलाफ सिर्फ ये रह जाए कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो फिर मेरा ख्याल है बुजुर्गों की बात मानने में हर्ज नहीं है। मैं जरा आखिरी बात अपनी तरह एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर। मसलन फॉर एग्जांपल आपकी डैडी आपको कहते हैं बेटा जरा चीनी, अंडे, डब रोटी वगैरह फॉर एग्जांपल दुकान से ला दो, मौसम बड़ा अच्छा है, आपका दिल कर रहा है वॉक कर लें, लेकिन डैडी कहते हैं बेटा ये लो चाबी, आराम से गाड़ी में जाओ। अब जाना कहाँ है? दुकान पे। तरीका वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो अगर इख्तलाफ ये रह जाए तो आई होप कि आप मेरे से एग्री करेंगे
कि डैडी की बात मानने में कोई हर्ज वाली बात नहीं है, वॉक हम बाद में करेंगे। एक ये भी हो सकता है कि आपका दिल करा बाहर जाए, डैडी कह रहे वॉक करना है, तो एंड रिजल्ट में कोई फर्क नहीं है। तो डेफिनेटली फिर बुजुर्गों की बात मानने में कोई हर्ज नहीं है। इस बात पे वैसे ये भी तो हो सकता है, डैडी भी कह देंगे ये भी हो सकता है। तो अगर इख्तलाफ सिर्फ ये रह जाएगा कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तो देर पर फिर हम किसकी बात फाइनली मान लेंगे? फिर बुजुर्गों की मान लेंगे। लेकिन इंशाल्लाह ना गलत बात आपने कभी जिंदगी में पहले किसी की मानी है और ना ही इंशाल्लाह आपने मानी, ये बात बिल्कुल फाइनल है। और अल्लाह ताला मुझे महफूज रखे कि मैं कोई गलत बात करूं। तो मैं आपके सामने अब जो मैंने एक तमहीद आपके सामने बनाई है अपनी बात करने से पहले। एक नई चीज है, इंसान जब भी जिंदगी में नई चीजें सुनता है तो समझे महसूस होता है इसकी क्या जरूरत है, लेकिन जब वो ठंडे दिल से बात पूरी सुन लेता है और एनालाइज करता है तो महसूस करता है कि यार ये बात मेरे शायद नॉलेज में एक्स्ट्रा ऐड हुई है, पहले तो मैं सोच ही नहीं सकता था सर। तो अगर बात गलत होगी तो इंशाल्लाह बुजुर्गों की कोई नहीं माननी, लेकिन अगर बाद में सिर्फ इख्तलाफ यही रह गया कि यार ये भी तो ठीक है और अगर महसूस हुआ वो भी ठीक है, तो एक्सेप्ट करने में इंशाल्लाह कोई हम देर नहीं लगाए, बस ठीक है। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ना करे कि मैं आपके सामने कोई गलत बात करूं। अब आप बिल्कुल रेडी मेरी साथ, मैंने तमहीद बांध दी है ताकि आप जरा बुजुर्गों की बात सुनने के लिए फुल रेडी हो जाए। मैं इस वक्त अपने आप को बुजुर्ग नहीं कर रहा, वैसे डेफिनेटली मैं भी बुजुर्ग ही हूँ, मैं उन बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से भी ज्यादा बुजुर्ग हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन कॉस्ट अकाउंटिंग। असल में मसला ये है कि जो हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के बुजुर्ग हैं उनमें एक इख्तलाफ हो गया है। एक फिगर ढूंढनी है आपने अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में जो आपने बना दी है मेरे सामने। इख्तलाफ सिर्फ एक फिगर पे है और उस फिगर को जरा हाईलाइट कर लें। 1,10,000 फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट, इसको जरा ढूंढ के सर्कल लगा। अब इख्तलाफ डजंट मीन लड़ाई, खुदा ना खास्ता लड़ाई वाली बात नहीं। इख्तलाफ सिंपली ये होता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। असल में दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ये वर्ड सुना कभी आपने, स्कूल ऑफ थॉट्स? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। आप जब पूरी बात सुन लेंगे तो डेफिनेट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को मैं एक्सप्लेन करूं क्या है। इसके फिर दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। तो गलत और सही वाली बात किसी की भी नहीं है कि इसकी बात टोटली गलत है इसकी बात टोटली सही है। अगर एक बात 100% ही गलत होती तो डेफिनेटली बुक्स में ना होती। दोनों के अपनी अपनी जगह एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, इसलिए आपके सिलेबस में दोनों तरीके हैं। गलत वाली बात नहीं है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों की अपनी अपनी जगह है। तो हमें एज अ स्टूडेंट पहले वो सारी चीज पूरी सुन लेनी है, फिर इंशाल्लाह उसको फर्दर एक्सप्लेन करता जाऊंगा। द ओनली conflict is presentation of this 1,10,000 fixed प्रोडक्शन कॉस्ट। आप जरूर बोलना है, मैं नहीं बात कर रहा फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस की, नीचे ढूंढना। मैं नहीं बात कर रहा फिक्स एडमिन एक्सपेंसेस की, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट कह लें या ओवरहेड्स कह लें। इस वक्त इस 1,10,000 को हमने अब यहां से फुल कंसंट्रेट करें, कैलकुलेटर आपके पास है, फुल हिम्मत है। हमने इस 1,10,000 को क्या फिलहाल प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा बनाया हुआ है? सर जी बनाया हुआ है सर। क्या इस पीरियड की टोटल फिक्स कॉस्ट 1,10,000 है? क्या हमने मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स के साथ साथ इस 1,10,000 को भी प्रोडक्ट कॉस्ट बनाया हुआ है? क्या आपको पता है प्रोडक्ट कॉस्ट तब एक्सपेंस आउट होती है जब प्रोडक्ट सेल होती है, और अगर प्रोडक्ट अभी सेल नहीं हुई है तो प्रोडक्ट कॉस्ट भी एक्सपेंस आउट नहीं हुई होती है। सही कह रहा हूं सर? व्हाट इज द टोटल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट ऑफ द पीरियड? 1,10,000। 1,10,000 सारा फोकस 1,10,000। क्या ये 2.5 लाख के अंदर शामिल है? क्या फिक्स कॉस्ट का कुछ हिस्सा, ये 1,10,000 का कुछ हिस्सा 62,500 में भी शामिल है? अपने कैलकुलेटर को दोबारा ऑन करें, बोर्ड पे ढूंढे या अपने पास ढूंढे। मटेरियल का पर यूनिट रेट क्या है? मटेरियल का पर यूनिट रेट क्या है? 35 लिखें, प्लस का साइन ढूंढें, 25 लिखें,
+10 करके इज इक्वल टू दबाएं। ये 70 का नाम ट्राई करें। इट इज वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। क्या इसमें मैंने आपको फिक्स कॉस्ट भी प्लस करवाई है? सिर्फ आपने वेरिएबल कॉस्ट प्लस की है। मटेरियल लेबर प्लीज रिमेंबर वेरिएबल कॉस्ट है। अगर इस 70 को आप 500 यूनिट से मल्टीप्लाई करें, 500 यूनिट्स कौन से हैं, 500 यूनिट कौन से हैं, 500 यूनिट, तो 1 मिनट आंसर निकालें। ये तो आंसर 35,000 है। आपका आंसर कितना आ रहा है? आपका आंसर कितना आ रहा है? आपका 62,500 कैसे बनाए? दोबारा कैलकुलेटर पर 0 कर दें। ना करें ना करें, ऐसे नहीं करें। 35 दोबारा लिखें, +25 करें, +10 करके +55 भी करें। 125 क्या आ गया? 125 क्या आ गया? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट को जरा 500 से मल्टीप्लाई करें। क्या 6250 के अंदर फिक्स कॉस्ट का भी कुछ हिस्सा मौजूद है? कितना हिस्सा मौजूद है? कैलकुलेटर पे फिर 0 कर दें। कितना हिस्सा फिक्स कॉस्ट का 62,500 में मौजूद है? सिर्फ 55 लिखें। सिर्फ 55 क्या है? 55 क्या है? 55 क्या है? मल्टीप्लाई बाय 500 करें। 27,500 क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट विद इन क्लोजिंग स्टॉक। हमारी एक फिगर है 62,500। कैलकुलेटर पे फिर 0 कर दें। कैलकुलेटर पे 70 लिखें। 70 क्या था? 70 क्या था? 70 क्या था? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट को 500 से ज़रब दें। 35,000 आएगी फिगर आपकी अगर फिक्स कॉस्ट मौजूद ना हो। माइनस करें 62,500 के साथ। क्या है ये 27,500? क्या है ये? क्या है? क्या है? क्या फिक्स कॉस्ट रिलेटेड टू 500 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट के अंदर मौजूद है? व्हाट इज द टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ द पीरियड? 1,10,000। कितनी फिक्स कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक के अंदर मौजूद है? 27,500 आपके बिहाफ पे मैंने जेन में रख लिया है। या अल्लाह मदद कर मौला। आप कैलकुलेटर पे फिर 0 कर दें। 500 सॉरी 55 कैलकुलेटर पे लिखें। 55 का नाम बोल दें। 55 का नाम बोल दें। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 1500 कहीं ढूंढे। 1500 कहीं ढूंढे 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 ढूंढे। क्या है ये 1500? इज इक्वल टू दबाएं। ये जो फिगर आई है क्या आपको पता है ये फिगर कहाँ मौजूद है? ये कहाँ मौजूद होगी? ये कहाँ मौजूद होगी? ये कहाँ मौजूद होगी? क्या ये खर्चा एक्सपेंस आउट कब होगा? जब ये 500 यूनिट सेल होंगे। शुक्र है मैं चुप हूँ। इस सारी बात को अगर मैं समराइज करूँ, नहीं आई होप कि आप लोगों ने 0 भी किया है, 27,500 भी आया है, 82,500 भी आया है। आई होप कि आपने मुझे तनहा नहीं छोड़ दिया। कोई नहीं, अल्लाह मालिक है सर, लेकिन आपने अपनी वर्किंग जरूर की है। मेरी इस सारी बात का मीनिंग ये है कि फिलहाल सर, फिलहाल फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट उसी तरह से प्रोडक्ट कॉस्ट कंसिडर की हुई हमने जिस तरह से मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स को हमने प्रोडक्शन कॉस्ट ट्रीट किया हुआ। और देयरफॉर हम इस फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को तभी एक्सपेंस आउट करेंगे जब नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड अकॉर्डिंगली होंगे, जब यूनिट्स सेल अकॉर्डिंगली होंगे। अगर 1500 यूनिट सेल हो गए हैं, उनसे रिलेटेड खर्चा एक्सपेंस आउट हो गया है। और अगर 500 यूनिट्स अभी सेल नहीं हुए तो वो खर्चा भी एक्सपेंस आउट नहीं हुआ। इंशाल्लाह वो होगा जब ये 500 यूनिट सेल होंगे। तो एक स्कूल ऑफ थॉट, बुजुर्गों की एक क्लास स्कूल ऑफ थॉट तो ये है कि वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, जिस तरह गुड्स को बनाने में मटेरियल लगता है, लेबर लगती है, बिजली,
फ्यूल चार्जेस लगते हैं, उसी तरह अगर फैक्ट्री का रेंट है, उसी तरह अगर इंश्योरेंस है फैक्ट्री एसेट्स की, उसी तरह अगर एसेट्स की डेप्रिसिएशन है, तो वो भी गुड्स को बनाने का हिस्सा है। इसे प्रोडक्ट कॉस्ट ही ट्रीट होना चाहिए। लेकिन बुजुर्गों की एक क्लास वो भी है, उनका ओपिनियन जरा ठंडे दिल से सोचा सुना जरा। बुजुर्गों की एक क्लास ये है जो कहती है कि ये जो फिक्स कॉस्ट है, ये जिस पीरियड से रिलेटेड होती है, इसे उसी पीरियड में एक्सपेंस आउट इसलिए हो जाना चाहिए क्योंकि फॉर एग्जांपल फिक्स कॉस्ट में रेंट है, क्या रेंट किसी स्पेसिफिक पीरियड का होता है? और अगर अगले साल आपने दोबारा प्रेमिसेस यूज करने हैं तो अब अगले साल का रेंट फिर देंगे। इंश्योरेंस भी नॉर्मली एनुअली होती है। तो एक और स्कूल ऑफ थॉट ये है कि फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, इसे प्रोडक्ट कॉस्ट ना बनाया जाए, इसे पीरियड कॉस्ट कंसिडर किया जाए। जिस तरह से सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस को हमने पीरियड कॉस्ट ट्रीट किया है, और इसे उसी पीरियड में एक्सपेंस आउट कर दिया जाए जिस पीरियड में ये फिक्स कॉस्ट इंकर हुई है। ये काइंडली जरा यहाँ से देखिएगा, यहाँ से बात है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरी आवाज इस वक्त आ रही है? 10 मिनट में ठीक है? नहीं, अब तो नहीं ना आ रही? बस ठीक, थैंक यू। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरी आवाज ठीक होगी प्लीज? चलिए सर, मैं जरा अपनी बात रिपीट करता हूँ, शायद बीच में डिस्टर्बेंस हुई है। कह मैं ये रहा था, बस अब मेरे ख्याल इंशाल्लाह नहीं आएगी सर। इंशाल्लाह मेरी आवाज आपको एक ही दफा आएगी। वैसे अच्छा था, मेरा ख्याल साथ साथ रिवीजन हो रही थी, लेकिन उनको मतलब मजा नहीं आ रहा था। रिवीजन असल में आप घर जाके करने में यूज हुआ ना। जी सर, बात ये हो रही थी, वन स्कूल ऑफ थॉट इज कि फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट उसी तरह से प्रोडक्ट कॉस्ट बने जिस तरह से मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स है, और वो हो चुका है। अनदर स्कूल ऑफ थॉट इज कि ये जो फिक्स कॉस्ट होती है, ये पीरियड कॉस्ट बननी चाहिए, क्योंकि फिक्स कॉस्ट फॉर अ पीरियड होती है और उसका बेनिफिट फिर नेक्स्ट ईयर में नहीं मिलता। मसलन इस साल का अगर रेंट 1 लाख है, तो जब ये साल एंड होगा तो इस साल के रेंट का फायदा जो आपको मिलना होगा वो साल के आखिरी दिन मिल जाएगा। साल जितना फायदा आपको उस रेंट से मिलना है, अगर अगले साल आपने दोबारा प्रेमिसेस यूज करने हैं तो आपको नए सिरे से रेंट कॉस्टिंग करनी पड़ेगी। तो अनदर स्कूल ऑफ थॉट इज कि फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट ट्रीट ना किया जाए, उसे उसी पीरियड में फुल एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया जाए जिस पीरियड में वो इंकर हुई है। फिलहाल आपको पता है इस 1,10,000 में से 82,500 तो एक्सपेंस आउट हुआ है, लेकिन 27,500 कब एक्सपेंस आउट होगा? अगले पीरियड में, मोस्ट प्रोबेबली अगले पीरियड में। लेकिन जिस समय दूसरे स्कूल ऑफ थॉट की बात कर रहा हूँ, वो क्या कहता है कि जो 1,10,000 पूरा का पूरा है, ये जिस पीरियड का है उसे उसी पीरियड में एक्सपेंस आउट कर दिया जाए। आपका वैसे क्या जहन कहता है कि क्या ये बिल्कुल इलॉजिकल सी बात है? क्या फिक्स कॉस्ट फॉर अ पीरियड होती है? तो इस बात में भी वजन है। और अगर हम उधर सोचें, क्या ये फिक्स कॉस्ट भी, रेंट, डेप्रिसिएशन वगैरह भी गुड्स को बनाने में इंकर हुई है कॉस्ट, तो उसमें भी वजन है, उसमें भी वजन है। गलत दोनों में से कोई नहीं है। इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रैक्टिस क्या है कि दोनों तरीकों से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाई जाती है। क्या नंबर 1 जिसमें अभी हमने किया प्रोडक्ट कॉस्ट बना के भी, और नंबर 2 इंशाल्लाह जो मैं बात करूंगा पीरियड कॉस्ट बना के भी। और आपको दोनों तरह से पता होना चाहिए। फिर एग्जामिनर आपसे जिस तरीके से पूछे अकॉर्डिंगली उस तरह बनाने की पोजीशन में आपको होना चाहिए। व्हाट इज द ओनली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो मैं बात कर रहा हूँ? फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पे बहस है, और सिर्फ क्या बहस है
प्रोडक्ट कॉस्ट बनाएं या पीरियड कॉस्ट बनाएं? फिलहाल क्या बना लिया है, प्रोडक्ट कॉस्ट। मैंने अब आपको क्या बताना है कि अगर पीरियड कॉस्ट बनाएंगे तो फिर इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में प्रेजेंटेशन कैसे हो। मैंने जो आपके सामने अभी स्टेटमेंट बनाई है, आपने मेरे साथ बनाई है, ये स्टेटमेंट फिलहाल हमने बनाई है प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को सेग्रीगेट करके। लेकिन अब जिस स्कूल ऑफ थॉट में मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूं, जहां फिक्स कॉस्ट पीरियड कॉस्ट बनेगी, वहां ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने का तरीका ये होता है कि कॉस्ट को आप क्लासिफाई करेंगे प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन की बजाय वेरिएबल और फिक्स में प्रेजेंट करेंगे। आपको अपनी स्टेटमेंट में जरा अपनी देखना, मेरे ख्याल मेरी पता नहीं पूरी आ रही है नहीं, अपनी स्टेटमेंट देख रहा हूँ। आपकी स्टेटमेंट में क्या खर्चे वेरिएबल भी हैं और फिक्स भी हैं? लेकिन आपने वेरिएबल सारे इकट्ठे और फिक्स सारे इकट्ठे नहीं किए हुए। आपने फिलहाल कैसे इकट्ठा किया हुआ है? प्रोडक्शन सारे इकट्ठे और नॉन प्रोडक्शन सारे इकट्ठे। मैं जिस तरफ लेके जा रहा हूँ, जब आपने फिक्स कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट बनाना, उसमें सारी वेरिएबल कॉस्ट पहले इकट्ठी, और सारी वेरिएबल है कि कहाँ कहाँ पता आपको? क्या वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है कहीं? मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, और वेरिएबल कॉस्ट नीचे भी कहीं जाके है। तब जो मैं मेथड आपके सामने डिस्कस करूंगा, इसमें वेरिएबल कॉस्ट इकट्ठी हो जाएगी और फिक्स कॉस्ट सारी इकट्ठी हो जाएगी। तो रादर देन क्लासिफाइंग द कॉस्ट अकॉर्डिंग द प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन, इस दूसरे फॉर्मेट में हम अपनी कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स में जब क्लासिफाई करेंगे, तो इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो जो स्टेटमेंट है उसमें फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं बनी होगी, पीरियड कॉस्ट बनी होगी। तो लेट मी ट्राई, पहले मैं पूरी बात करूंगा, आप देखेंगे कि क्या मैं डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ क्या वर्ड्स बोल रहा हूँ, और जब मैं कंप्लीट कर लूंगा तो इंशाल्लाह आप देख के लिख लेंगे। आपके सामने वंस अगेन आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बन गई है वो प्लीज होनी चाहिए। ये जो मैं आपके सामने बना रहा हूँ ये देख के लिखना कोई इशू नहीं है, नई चीज है। थोड़ी सी बातें जरा मैं और बीच में बोल दूं, आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, देन इंशाल्लाह देख के लिखना आपके दाएं बाएं जिस हाथ का काम कहेंगे उसका काम है। हो सकता है कुछ राइट हैंडर्स हो, कुछ लेफ्ट हैंडर्स हो, तो मैंने सारे कवर करने की कोशिश की है। मैं क्या बनाने लगा हूँ, बोर्ड पे देखें, मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने लगा हूँ। अल्लाह ना करे, मैं सिर्फ क्या बनाने लगा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फॉर द मंथ हमारा जो डेटा में इस एग्जांपल में वही यूज करूंगा ताकि मैं आपको एग्जैक्टली डिफरेंसेस समझा सकूं। अब पहला मसला क्या है सर, पहला मसला क्या है? अब स्टेटमेंट्स हो गई दो, आपने भी बनाई हुई है, मैं एक और बनाने लगा हूं। तो सबसे पहले अब वो भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है, ये भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है। मैं अगर आपसे कहूँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, तो फिर आप मुझसे पूछेंगे कौन सी? नहीं, फिर वो मैंने बताना था, मैं इंशाल्लाह पढ़ के आता है। ये सवाल उठेगा कौन सी, तो फिर अब कौन सी में इनका कोई नाम रखना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अलावा भी। अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगी तो क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का बनाने का तरीका ही एक है, इसलिए कोई नया नाम उसका रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अब यहाँ दो गई हैं, इसलिए अब इन दो को कैसे आइडेंटिफाई किया करेंगे, उनका नाम फिर हमारे बुजुर्गों ने रखा हुआ है। जो स्टेटमेंट आपने बनाई है पहले जरा उसका नाम लिख लेते हैं, और जब फिर मैं बनाने लगा उसका नाम बताता हूँ। ये जो मैंने स्टेटमेंट बनाई है आपके सामने, आपने मेरे साथ बना ली है, इसकी ब्रैकेट में लिखो ऊपर जाके जहां इसका नाम लिखा होगा। इस मेथड से अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाई जाए जिस मेथड में फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट बनाया गया है, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। कभी आपने एब्जॉर्प्शन वर्ड सुना? सर जी सुना है सर। क्या इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में जो आपके सामने बनी हुई है, आपने फिक्स्ड कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट में एब्जॉर्ब किया हुआ है? तो यहां से जरा वर्ड्स निकले हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, कुछ एब्जॉर्ब हो गया ये लफ्ज है। ऑल्टरनेटिवली नाम है, ऑल्टरनेटिवली नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। असल में ये मार्जिनल जो है ये वेरिएबल के एंगल से जरा बोला जाता है, वेरिएबल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग।
बहरहाल इन नामों में अगर और डेप्थ में जाना होगा तो मैं चला जाऊंगा। फिलहाल यहां से ऑनवर्ड्स अगर कभी मैं आपको कहूं कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से, तो आपके जहन में आना चाहिए कि हम फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट बनाना चाहते हैं। और अगर मैं कहूँ मार्जिनल कॉस्टिंग से स्टेटमेंट बनानी है तो आपके जहन में क्या आना चाहिए कि हम फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट बनाना चाहते हैं, और बाकी जो करना चाहते हैं वो मैं खुद करके दिखाता हूँ। अब नाम रखे हुए, नामों से ज्यादा इनमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अब आप वंस अगेन अपनी स्टेटमेंट वो देखेंगे जो आपने बना ली हुई है। मैंने अब आपको ये बताना है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज इफ एनी। तो सबसे पहली चीज क्या है आपके पास? सेल्स। तो बेटा सेल्स की कोई बहस नहीं है, 1500 यूनिट सोल्ड है, सॉरी सेल प्राइस पर यूनिट कहते 150, आंसर वही रहेगा। तो देयर इज नो चेंज इन रिकॉर्डिंग सेल आइदर ऑफ द इन आइदर ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। अब आपके सामने प्लीज मैं बार बार एक ही वर्ड बोली जा रहा हूं और लोग इंटरेस्टेड नहीं है। लोग इस चीज में इंटरेस्टेड है कि जैसे ही मैं आखिरी फिगर लिखूं हमारा पूरा हो जाए। प्लीज आपके सामने खाली सफे नहीं हो सकते इस वक्त। आपके सामने वही सफा है जिस सफे पे आपने सेल लिखी हुई है। हमारा सफा ही होंगे, हम कैसे निकालें? क्या मैंने सेल को एज इट इज देख के वहीं से लिखा है? नेक्स्ट हेडिंग बोले आपके पास क्या लिखी हुई है? बिल्कुल आपने सही बोला है, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन में अगर थोड़ा सा अंदर जाएं, क्या आपने फिक्स कॉस्ट भी लिखी हुई है? क्या आपने उसे प्रोडक्ट कॉस्ट बनाया हुआ है? मैंने अब उसे प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं बनाना। मैंने सिर्फ क्या क्या उठाना है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स। फिक्स मैंने उठाने नहीं। देयरफॉर मेरे पहले वर्ड का चेंज आया, कॉस्ट ऑफ सेल के साथ मैं वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल लिखूंगा। तो आपने देखा काइंडली डिफरेंसेस नोट करने हैं, और डिफरेंसेस क्यों आते जा रहे हैं वो साथ साथ सुनते रहना है। कोई रीजन समझ आइए सर? मैंने इस डेटा में से जो आपके सामने है, क्या फिगर नहीं उठानी यहाँ, तो इसलिए मैंने वेरिएबल साथ हेडिंग लिखी है। ओपनिंग स्टॉक अभी हमारी बहस में नहीं है, इसलिए मैं उसको एज इट इज लिख के डैश लगा देता हूँ। इस पीरियड का ओपनिंग स्टॉक अभी हमारी बहस में नहीं है। वैसे होता नहीं है नहीं है नहीं है। देन अगला बॉक्स आपका आ गया है। आपके बॉक्स में हेडिंग है, आपके बॉक्स की हेडिंग है, 2.5 लाख की हेडिंग है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। मैंने उसमें से फिक्स कॉस्ट नहीं लेनी, इसलिए मेरी हेडिंग बन गई वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड लिखवाते हुए क्या मैं डायरेक्ट मटेरियल लिखूं? सर जी क्या लिखूं? क्या वही लिखूं? क्या वही 2000? क्या वही 35? क्या वही 70,000? डायरेक्ट लेबर लिखूं? क्या वैसे ही लिखूं? कैसे लिखूं? इंटू 25। वेरिएबल ओवरहेड्स लिखूं? क्या वैसे ही लिखूं? कैसे लिखूं? क्या फिक्स कॉस्ट लिखूं? कहाँ लिखूं? पीरियड कॉस्ट के तौर पे अलग लिखूंगा, भी दिखाता हूँ। फिलहाल कहाँ रुक गया मैं? मेरी वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पूरी हो गई। कैलकुलेटर की दरखास्त आपसे है, मेरे इस बॉक्स का सम करें 1,40,000। व्हाट इज द नेम पूरा? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस 140? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। आगे बढ़वाएं, क्लोजिंग स्टॉक लिखूं? क्लोजिंग स्टॉक लिखूं? क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने हैं? क्या यूनिट्स बदल जाएंगे? यूनिट्स तो वही हैं, लेकिन क्या उन यूनिट्स की कैलकुलेशन बदल जाएगी? पहले कैसे हुई है? 2.5 लाख डिवाइड बाय 2000। बोर्ड पे देखें अब कैसे होगी। क्या इस 140 में फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है? है? क्यों नहीं है? क्योंकि अब वो प्रोडक्ट कॉस्ट है ही नहीं, वो तो अब पीरियड कॉस्ट के तौर पे ट्रीट होनी है। 140 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाइड बाय 500। आंसर बताएं। ये आंसर थोड़ी देर पहले भी कहीं आया था यार। 35। अपना आंसर कितना आपके स्टॉक का? 62,500।
दोबारा डिफरेंस लें, ये कौन सा 27,500 का डिफरेंस आ गया है? क्या मेरे ही स्टॉक के अंदर 35,000 स्टॉक के अंदर फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट शामिल है? क्या वो शामिल है? क्या इसका मतलब वो अब अगले पीरियड में नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। अपनी देखें 62,500 की फिगर कहाँ गई हमारी? 62,500 है ही नहीं, हमें नजर ही कहीं नहीं आ रहा। आ रहा है, देखना शुरू किया तो आना शुरू हो गया है। 62,500 के अंदर 27,500 है। क्या वो 27,500 अगले पीरियड में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा? क्या इस केस में भी हो जाएगा? इस केस में क्यों नहीं होना चाहिए? जिस पीरियड का खर्चा है उसी पीरियड में सारा एक्सपेंस आउट होगा। आपने बनाया हुआ था प्रोडक्ट कॉस्ट, देयरफॉर वो 27,500 तब एक्सपेंस आउट होगा जब 500 यूनिट सेल होंगे। मैंने अब इस स्टेटमेंट में उसे बनाना है पीरियड कॉस्ट, देयरफॉर अब 27,500 स्टॉक के अंदर शामिल नहीं है। क्यों शामिल नहीं है? हमने इसे नेक्स्ट पीरियड में लेके नहीं जाना। कंसंट्रेट करें फुल जरा। 27,500 नेक्स्ट पीरियड में चला जाएगा 62,500 के अंदर, लेकिन यहाँ अब शामिल ना होने की वजह से इंशाल्लाह नहीं जाएगा। सॉल्व करें मेरी फिगर्स। 140 माइनस 35, 1,05,000 का नाम ढूंढ के बताएं क्या? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल ढूंढे। व्हाट इज 140? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ओपनिंग स्टॉक नहीं था, क्लोजिंग माइनस करके वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। क्या इसमें फिक्स कॉस्ट आई है अभी तक? आई है सर। अब सेल में से लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, डिफरेंस बता। 120। अब आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, जरा अपना देखें जरा, सेल में से जब कॉस्ट ऑफ सेल आपने लेस की तो आपका आंसर क्या है? 37,500। ऐसे ही है, ऐसे ही है। आपने फिक्स कॉस्ट भी शामिल की थी और देयरफॉर आपका आंसर डिफरेंट है। मैंने फिक्स कॉस्ट कंसिडर ही नहीं की तो मेरा आंसर डिफरेंट आना ही आना है। अब आपने किया है सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को लेस, तो आपकी फिगर का नाम है ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसे ही है सर, आपकी मीन्स आपके रजिस्टर पे मैंने सेल में से लेस किया है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल को, तो डेफिनेटली अब ये ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है? सेल लेस टोटल कॉस्ट ऑफ सेल। आज मैंने टोटल लगाना पड़ा है, टोटल से खास तौर पर मेरी मुराद फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी है। मैंने क्योंकि सेल में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेस की है तो ये ग्रॉस प्रॉफिट के इक्विवेलेंट फिगर नहीं आएगी और इसका नाम भी फिर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, इसका कोई नया नाम होना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट क्यों नहीं होना चाहिए? तो सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल पूरी माइनस करके फिगर आती है, तो नया क्योंकि नाम होना चाहिए। नया नाम वंस अगेन आप पहली दफा सुनेंगे। अब हो सकता है आपका दिल करे कि नया नाम ये होना चाहिए, हो सकता है किसी भाई का दिल करे नया नाम ये होना चाहिए सर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों ने नया नाम रख लिया हुआ है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम जवाद है, आप कह सकते हैं ये जवाद क्यों है, डैडी ने रख दिया है। तो ये जो नया नाम रखा हुआ है फिलहाल हम इसी से गुजारा कर लेते हैं। नाम पे अगर इख्तलाफ है तो फिर भी इतना बड़ा इख्तलाफ नहीं है। नाम बदल क्यों रहा है ये सबको क्लियर है। व्हाई इट इज नॉट अ ग्रॉस प्रॉफिट? टोटल कॉस्ट ऑफ सेल है ही नहीं, नाम बदलेगा लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आधा नाम वही रहेगा जो आपको पता है, ग्रॉस एज इट इज रहेगा, प्रॉफिट नहीं। उसके लिए वर्ड रखा गया हुआ है कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन मींस नथिंग, कोई जरूरत नहीं है अनलेस मैं फर्दर एक्सप्लेन करूं। इट इज सिंपली अ वर्ड यूज्ड फॉर सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल का जो आंसर आता है उसका नाम ग्रॉस कंट्रीब्यूशन रखा हुआ है। कंट्रीब्यूशन इटसेल्फ मींस नथिंग। ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आया कैसे करेगी? सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। जब आपने जिंदगी में पहली दफा प्रॉफिट जब भी वर्ड सुना होगा तो आपने इसी तरह गुस्से से देखा होगा उस बंदे को जिसने आपके सामने प्रॉफिट वर्ड बोला होगा। लेकिन बोल 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 के अब क्योंकि हम यूज्ड टू हो गए हैं तो इंशाल्लाह इसको भी हमने बोल 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 के यूज्ड टू होते जाना है और आई होप कि आपका गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता मेरे पे ठंडा पड़ता चला जाएगा। तो इस नाम में अगर एक्सप्लेन करने की जरूरत होती तो मैं यकीनन फर्दर एक्सप्लेन करता। मेरी तरह जरा देख के बता दें ग्रॉस कंट्रीब्यूशन की फिगर आया कैसे करेगी? सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। देन मैंने आपके सामने थोड़ी देर पहले गुजारिश की थी कि इस फॉर्मेट में हमने वेरिएबल कॉस्ट सारी पहले इकट्ठी करनी है।
मैंने प्रोडक्शन कॉस्ट में से तो वेरिएबल उठा ली है, लेकिन अपनी स्टेटमेंट में देखें क्या हमारी वेरिएबल सेलिंग एडमिन कॉस्ट भी कोई है। तो इस मेथड से अगर आप वर्किंग करेंगे तो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन के बाद पहले वेरिएबल सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस लिख देंगे, ढूंढ के बोलेंगे जरा कितने हैं। सिर्फ मैं वेरिएबल की बात प्लीज कर रहा हूँ, 7500। क्या ये भी कॉस्ट है पर ये भी एक्सपेंस है? कैलकुलेटर फिर पकड़े, 120 में से माइनस करें 112500, ऐसे ही है। अब इसका नाम आप लिखवा सकते हैं, हिम्मत वाले तरह क्या होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन ये एज इट इज है, लेकिन अब ये ग्रॉस की जगह नेट क्यों हो गई है, क्योंकि अब इसके बाद कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं आनी है। क्या बिजनेस की मैंने सारी वेरिएबल कॉस्ट, चाहे वो प्रोडक्शन रिलेटेड है या नॉन प्रोडक्शन रिलेटेड है, सारी ग्रॉस कंट्रीब्यूशन के बाद नेट कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हुए कंसिडर कर ली है। अब इस बिजनेस का खर्चे में सिर्फ कौन सा रह गया है, अपनी स्टेटमेंट अपनी स्टेटमेंट अपनी स्टेटमेंट। क्या मैंने सारी वेरिएबल कॉस्ट को ऊपर नीचे कहीं ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा कर दिया है, क्या रह गया है, कौन कौन सी फिक्स कॉस्ट रह गई है, प्रोडक्शन भी रह गई है और नॉन प्रोडक्शन भी रह गई है। तो इस मेथड में फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन अलग इकट्ठी करवा दे जरा। प्रोडक्शन कितनी है, प्रोडक्शन कितनी है, प्रोडक्शन कितनी है, 110 है। नॉन प्रोडक्शन इन सेलिंग एडमिन कितनी है, सेलिंग एंड एडमिन कितनी है, मैं लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं, मैं नहीं, मुझे जो आएगा नजर में लिख लूंगा ना, करो यार सुधार। क्या मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के सारे खर्चे लिख लिए हैं, सिर्फ मैंने ऊपर नीचे कुछ किया है, प्रेजेंटेशन बदली है। क्या खर्चे सारे पूरे हो गए हैं, कैलकुलेटर हाथ में पकड़े, 112,500 माइनस 110 माइनस 20, आंसर बताएं। 17,500, 17,500। मार्जिनल कॉस्टिंग में अगर नेगेटिव फिगर आ रही हो तो वह प्रॉफिट होती है, ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, लॉस आ रहा है। मत लिखिएगा इस तरह, मुझे कंक्लूड कर लेने दें, क्योंकि वरना बात ये रह जानी है कि अगर प्रॉफिट लाना हो तो अब्जॉर्ब कॉस्टिंग यूज होती है, और अगर लॉस लाना हो तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बात नहीं है। बात असल में क्या है, लेट मी एक मिनट कंक्लूड। आई एम अज्यूमिंग कि आप सब लोगों ने वर्किंग की है, वाकई आंसर नेगेटिव आ रहा है, विच ऑब्वियसली मींस ये नेट प्रॉफिट नहीं है, ये नेट लॉस है। और अगर प्रॉफिट में लिख भी दूं तो अगर नेगेटिव फिगर मींस नेट लॉस है। सिर्फ एक मिनट में ये जरा समझने के ये फर्क आया क्यों है, इससे पहले कि हम इसे देख के लिखें, पहले हम जरा बात पूरी क्लियर कर लें कि ये मसला है क्या, ताकि उसके बाद आप कंफर्टेबली लिख सकें। असूलन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, प्रॉफिट सेम होना चाहिए, चाहे एक्सपेंसेस ऊपर हो जाएं या नीचे हो जाएं, अगर सारे कंसिडर हो जाएं तो सेम फिगर होनी चाहिए थी। आप अपनी स्टेटमेंट देखें, आपका कितना प्रॉफिट आ रहा है, आपका प्रॉफिट आ रहा है, मेरा कितना लॉस आ रहा है, कितना फर्क आ रहा है, कितना फर्क आ रहा है, 17,500। 10,000 पहले जीरो हुआ है और फिर जीरो से नीचे 17,500 हो गया है। मेरा प्रॉफिट 27,500 से कम हुआ है, आपके और मेरे प्रॉफिट में 27,500 का डिफरेंस है। ये तो 17,500 का डिफरेंस है, ये तो 7,500 का फर्क है। 10,000 और 17,500 में फर्क देख के लेंगे। और यार बेटा 1500 सभी 10,000 और 17,500 में 7,500 का फर्क है यार, बाकी सर 7,500 का फर्क है यार। नहीं 27,500 से डिफरेंस है या 7,500 से डिफरेंस है। प्रॉफिट पहले जीरो हुआ है, आई होप कि मेरी तरह कोई और कंफ्यूज नहीं है। पहले 10,000 से जीरो हुआ है, फिर जीरो से नीचे हम 17,500 गए हैं, 27,500 से प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है। उसकी सोल रीजन वही है जो बात हमें पहले पता है, हरगिज से मैं अलाउ नहीं करूंगा
इसको वो कहते हैं जो मैं लफ्ज यहाँ बोलना नहीं चाह रहा। इसकी वजह सिर्फ वो है जो हमें थोड़ी देर पहले पता चल गई थी। अपना क्लोजिंग स्टॉक देखें, आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है, मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है। सर जी मेरा ही समझे सर, मेरा कितना है, इसमें डिफरेंस कितना है। क्या 27,500 रुपए से सॉल्व कर ले दोबारा, 27,500 रुपए से डिफरेंस किसमें, स्टॉक्स का डिफरेंस लें। क्या 27,500 रुपीज से मेरा क्लोजिंग स्टॉक कम है, क्लोजिंग स्टॉक कम है, कम है। क्या क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का आपस में कोई रिलेशनशिप भी है। क्या क्लोजिंग स्टॉक अगर कम हो तो प्रॉफिट भी कम होता है, क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा हो तो प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाता है। लेकिन बात अभी मेरी पूरी नहीं हुई है, ये क्लोजिंग स्टॉक मेरा कम क्यों है। मैंने फिक्स्ड कॉस्ट को जो 27,500 आपके केस में अगले पीरियड में जा रही थी, मैंने उस 27,500 को भी इसी पीरियड में एक्सपेंस आउट किया है पीरियड कॉस्ट बना के। क्या मेरे खर्चे 27,500 से ज्यादा हैं, क्या आपका खर्चा 27,500 से कम है। आपके क्लोजिंग स्टॉक ने प्रॉफिट एंड लॉस में से कितना खर्चा उठाया है, 62,500। तभी कंसंट्रेट, आपके क्लोजिंग स्टॉक ने प्रॉफिट एंड लॉस से 62,500 का खर्चा उठाया है। मेरे क्लोजिंग स्टॉक ने कितना खर्चा उठाया है, मेरे क्लोजिंग स्टॉक ने कितना खर्चा कम उठाया है। तो क्या 27,500 यहाँ ज्यादा एक्सपेंस आउट हुआ है, वो 27,500 असल में है क्या। क्या आपकी स्टेटमेंट में 82,500 एक्सपेंस आउट हुई थी फिक्स कॉस्ट, क्या मेरी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में पूरा 1,10,000 एक्सपेंस आउट हुआ है। क्या उसका कोई हिस्सा क्लोजिंग स्टॉक में शामिल होकर नेक्स्ट पीरियड में तो नहीं जा रहा है। तो क्लोजिंग स्टॉक में फिक्स कॉस्ट ना होने से क्लोजिंग स्टॉक कम है, देयरफॉर प्रॉफिटेबिलिटी उतने से ही कम है। क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट का मतलब क्या है, क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा होगा तो आपका ज्यादा हो रहा है, मेरा अगर क्लोजिंग स्टॉक कम है तो अकॉर्डिंगली प्रॉफिट भी कम है। लेकिन बात पूरी ये है, एक सेकंड नेक्स्ट ईयर जहन में लाए, नेक्स्ट ईयर के एंगल से आपका ओपनिंग स्टॉक क्या होगा। हिम्मत हिम्मत हिम्मत, 62,500। मैं अगर स्टेटमेंट से अपना ओपनिंग स्टॉक उठाऊंगा तो 35,000। क्या ओपनिंग स्टॉक्स भी प्रॉफिट को अफेक्ट करते हैं, लेकिन उनका रिलेशनशिप इनवर्स होगा। आपका जब ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो आपका प्रॉफिट अकॉर्डिंगली 27,500 से उतना ही कम हो जाएगा जितना इस साल इस महीने में ज्यादा हुआ हुआ। तो ये डिफरेंस भी सिर्फ स्टॉक्स की मूवमेंट की वजह से है, वरना ये कोई साइंस नहीं है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉफिट आता है और मार्जिनल कॉस्टिंग में लॉस आता है। ये जो प्रॉफिट या लॉस का इशू हुआ है ये सिर्फ किस वजह से है, क्लोजिंग स्टॉक की वजह से है। प्रॉफिटेबिलिटी इज ओनली डिफरेंट ड्यू टू स्टॉक्स, और स्टॉक्स का जब क्लोजिंग ओपनिंग बनेगा तो वही इफेक्ट जो इस पीरियड में है वो नेक्स्ट पीरियड में रिवर्स मींस एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ तक आप बना लें जरा, फिर जो मैंने आखिरी वर्ड्स बोले हैं डिफरेंस क्यों है वो फिर मैं जरा आपको लिखवा भी देता हूँ। पहले आपको ये क्लियर है सबको कि ये 27,500 से प्रॉफिट कम है, लेकिन ये हेडिंग लिख ली थी आप लोगों ने फॉर द मंथ, नहीं ऊपर स्टार्ट में, चलिए लिखे। पहले आप ग्रॉस कंट्रीब्यूशन तक लिखना फिर मैं आगे बताऊँ। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने आई होप के पिछले तकरीबन 1 घंटे मेरे साथ फुली पार्टिसिपेट किया। अब ये ना कंडी इस वक्त कह दीजिएगा रिपीट कर दें, आवाज अब आएगी, यही नंबर बता दें।
जी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर तक लिखा हुआ सबने? मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर करना चाह रहा हूँ, काइंडली के बता दें कहाँ तक पहुंचे हूँ। कॉस्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर तक कोई लिख तो नहीं रहा? 140 तक, इससे ऊपर तो नहीं जरूरत? देख लें अगर कोई लिख रहा। क्या ये कोई डॉक्टर देख रहा है? आगे नेगेटिव फिगर लिखी तो ये है। सिर्फ कौन सी अमाउंट डिफरेंट है? नहीं देखिए, फिगर्स हम ऊपर नीचे करेंगे तो कैलकुलेटेड फिगर्स तो डिफरेंट आ जाएंगी। सिर्फ कौन सी फिगर डिफरेंट है? अगर आपने नोट कर लिया तो मैं जरा ये वाली बात बता के उठता हूँ। नोट कर ले, मैं या जिन्होंने नोट कर लिया जरा कंपेयर करें, जरा एक एक फिगर को टिक लगाएं उधर इधर, ऊपर नीचे अलग इशू है, कौन सी फिगर डिफरेंट है? नहीं कैलकुलेशन नहीं क्या बात कैलकुलेशन डिफरेंट होगी अगर हमने फिगर गलत उठा ली। कौन सी फिगर डिफरेंट है? नहीं आप मेरी बात नहीं समझ रहे। आप टोटल्स देख रहे हैं, टोटल्स तो डिफरेंट होनी ही होने। जब एक फिगर वहां नहीं लिखी वो भी डिफरेंट होनी थी क्योंकि फिगर नहीं लिखी। कौन कौन सी फिगर डिफरेंट है? सिर्फ एक फिगर डिफरेंट है, सही कह रहे हैं, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक डिफरेंट है। सब लोग ने नोट कर लिया? सब लोगों ने नोट कर लिया? अगर कोई नोट कर रहा है, अगर कोई नोट कर रहा है तो बता दो। ये मिस्टर कश्यप एंड हिज फ्रेंड कर लिया आप लोगों ने? आप अपनी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाली स्टेटमेंट देखो जरा।
एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सामने रखें, मार्जिनल मैं बोर्ड से देखता हूँ। सेल बिल्कुल सेम, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, कैलकुलेशन बट अब डिफरेंट है, और कैलकुलेशन इसलिए डिफरेंट है क्योंकि हमने फिगर्स कम लिए। कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा, फिगर कौन सा डिफरेंट है? क्या स्टॉक में फर्क है? स्टॉक की अमाउंट में फर्क है? सर्कल लगाएं आप भी। आपका कितना है, मेरा पास कितना आ रहा है? बाकी 105 ने तो डिफरेंट होना ही था, लेकिन वो तो कैलकुलेशन की एक फिगर है। ग्रॉस कंट्रीब्यूशन में तो डिफरेंट होना ही था। मेन फिगर्स जो यूज हुई है क्या वो डिफरेंट है? वेरिएबल सेलिंग डिफरेंट है, सिर्फ ऊपर नीचे हुई है। आगे हिम्मत करें, ये भी इशू नहीं है। क्या फिक्स कॉस्ट भी वही है? वो भी 110 ऊपर आ रही है, मैंने 110 लिखी है। ये भी सिर्फ ऊपर नीचे प्रेजेंटेशन हुई है। 20,000 भी एज इट इज है, सिर्फ फर्क किस वजह से? और क्लोजिंग स्टॉक में मसला क्या हुआ है? फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट शामिल नहीं है, देयरफॉर वो कम हो गया है। और क्लोजिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट कम हो गया, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। बाकी बात इंशाल्लाह कल यहीं से शुरू करेंगे। एक सेंटेंस जरा काइंडली के लिख लें। प्रॉफिट इज डिफरेंट ओनली बिकॉज ऑफ, प्रॉफिट इज डिफरेंट only because of closing stock in this case. लेकिन मुझे कल याद करवाना जरा, मैंने एक कंक्लूजन जरा आपको फाइनली लिखवानी है। ये मैंने सिर्फ इस केस में कहा है। एक सेकंड उठते उठते, क्या ओपनिंग स्टॉक भी डिफरेंट ही होगा? तो असल में डिफरेंस सिर्फ प्रॉफिट्स में डिफरेंस स्टॉक्स की वजह से। हमारे इस केस में क्योंकि ओपनिंग नहीं है, मैंने क्लोजिंग के साथ ये सेंटेंस लिखा। कल करनी कर मैं जेन से निकल जाए तो आप लोग हेडिंग लिख लें, कंक्लूजन में सही फाइनल लिखवाऊंगा। अच्छा, ये चीजें हम साथ साथ यकीनन चल रही हैं, लेकिन आपका काम पुरानी चीजों को साथ रखना है। होमवर्क जरा मेरी तरफ देख के बोल रहा। क्वेश्चन नंबर 8 का पेज नंबर बता दें। 10 ही तो मसला है, घर जाके याद नहीं आना। 106 फाइनल समझ लें। अल्लाह हाफिज। पहले 7 रिवाइज करना है और 8 की एक भरपूर एफर्ट करनी है। ओके बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जी ठीक सही कह रहे हैं हम साहब। अल्लाह हाफिज।